नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज। एनसीईआरटी में हम कर रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर आप सोशल साइंस के पेपर आप दे रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस समय आपके सीटेट के एग्ज़ाम होने हैं एसएसटी के। ठीक है, उसमें पूरा है 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो 6 to 8 की एनसीईआरटी पूरी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा। अगर आप बीपीएससी के भी फॉर्म फिल किए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का पूरा लाइन टू लाइन है। ठीक है, चाहे आप बुक पढ़ेंगे या ये शॉर्ट नोट पढ़ लीजिए। ठीक है, दोनों आपको कामगार होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हड़प्पा की कहानी। तो चलिए देखते हैं क्या है हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने हड़प्पा स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। यानी ये सारे सामान जो है हड़प्पा के पुरास्थल से मिले हैं। और हड़प्पा के जो पुरास्थल है ये कई जगहों पे हैं, जैसे कुछ पाकिस्तान में है, कुछ पंजाब में है, कुछ भारत के गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा, यानी अलग अलग स्थानों पर ये पाए गए। अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा की जो है चित्र यहाँ पर दिया है। चित्र थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, धौलावीरा, सारी चीज़ दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप किताब में आप देख लिए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों की विशेषता क्या थी। हड़प्पा के नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के नगर कितने भागों में विभाजित थे, तो 2। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। देखिए, जो ऊंचाई पर बना हुआ था नगर दुर्ग, जिसमें राजा महाराजा रहते थे, और निचले हिस्से में जो रहते थे जो आम जनता के लिए रहता था। अब आगे देखेंगे, दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। देखिए, इसमें पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मकान कैसे बने थे, ये पक्की ईंटों की बनाए गए थे। ठीक है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक है, आगे देखेंगे, हड़प्पा के कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी और पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था
जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि महान स्नानागार कहाँ पर है, तो ये मोहनजोदड़ो में है। ये कैसे बना था, तो इसको ईंट और प्लास्टर की सहायता से बनाया गया था। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए क्या प्लास्टर के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो ये चारकोल चढ़ाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ठीक है। यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। देखिए अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा और लोथल नगरों में मिले हैं। ठीक है। क्यों, इससे ये पता चलता है कि संभवतः यहाँ पर यज्ञ होते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या भंडार गृह मिले हैं। ठीक है। आगे देखते हैं भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है। आगे देखते हैं कि हड़प्पा के नगर जो है, हड़प्पा के कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिले हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनसे जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी कि देखिए उस समय में नाले की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जिससे कि अब पानी जो है एक स्थान पर न टिक सके और वो आगे से निकल सके, यानी इस ढलान बनाया जाता था। अब देखिए हड़प्पा के लोगों के नगरीय जीवन क्या है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते थे ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए, यानी कि इस समय बच नहीं पाई है। ठीक है। हड़प्पा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते भी थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से, कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी। यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाते भी थे तो एक जगह की वस्तुएं दूसरे जगह पर ले जाते थे और वहाँ से वस्तुएं लेके अपनी जगह पर लाते थे। और जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो वहाँ की किस्से, कहानियाँ भी लाते थे। ठीक है। आगे देखते हैं नगर और शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें हड़प्पा से मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। कई मनके कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा काल के लोग किस रंग के डिजाइन बनाते थे। हड़प्पा काल के जो लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी काले रंग से डिजाइन किया हुआ था और किस मिट्टी का यूज करते थे, लाल मिट्टी की। ठीक है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति भी पाई गई है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। आपसे बुक में देखेंगे चित्र तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान की ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का विशेष संकेत देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर चित्रकारी करना। ठीक है, अब यहाँ पर फेयंस देखते हैं। फेयंस क्या है? तो फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्टिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि फेयंस से क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है, अब इधर देखिए कच्चे माल की खोज में। ठीक है, तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, यानी कि वो अलग जगह से मंगाते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा तांबे का आयात राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी करते थे। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि तांबे का आयात राजस्थान से और पश्चिमी देश ओमान से किया जाता था, ये आपको याद होना चाहिए। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन है। देखिए, कांसा बनाने के लिए क्या है, तांबे के साथ टीन मिलाई जाती थी। और यहाँ पर टीन का आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। देखिए, आयात के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से होता था, और टीन का जो आयात है ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था, ये आपको मालूम होना चाहिए। टीन का ईरान, अफ़गानिस्तान से, तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से। ठीक है, और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। देखिए, ये सारे जो टॉपिक है ये ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप पेपरों में जब आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। हड़प्पा के लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। ठीक है, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा काल के हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलें की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आगे देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था।
वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। देखिए आपसे पेपर में पूछा जाएगा स्टेटमेंट में, तो ये जो धौलावीरा था ये 2 भागों में नहीं 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, इसके हर हिस्से को और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। आगे देखिए, धौलावीरा नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंपात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और वस्तुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का बुक का एक पॉइंट है। देखिए, अगर तेज़ी से नहीं पढ़ा जाएगा तो ये एनसीईआरटी की बुक ख़त्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे देखिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। आगे देखेंगे कि लोथल नगर में एक भंडार गृह भी बनाया गया था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी, यानी मुहरबंदी का मतलब गीली मिट्टी पर दबाने से बनी जो छाप होती थी। आपने देखा होगा कि जो किसी की दुकानें सील होती थी, इस पर मुहर बंद करने के लिए लोग सील लगाते थे। लोथल में एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखें मुद्रा या मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंद। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंद कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर आज भी मुहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए होता है। ठीक है, अब सभ्यता के अंत का रहस्य। देखो, सभ्यता का अंत हुआ है, लेकिन ये कैसे हुआ है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास होगा, प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। अब देखिए कुछ अन्यत्र आगे देखते हैं कि नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब पिरामिड में क्या है, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहते हैं। इन शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई थी। लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 47 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो हुई थी 3900 साल पहले, और अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ था। अब इस चैप्टर पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। निम्नलिखित में कौन सा से पूरा स्थल है जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन सही है, यानी कि पहला है। ठीक है, और तीसरा है और चौथा है। पहला, तीसरा, चौथा ये पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है,
बाकी हम देखते हैं। देखिए भीमबेटका जो है कुरनूल गुफाएं, ठीक है, भीमबेटका कुरनूल गुफाएं तथा उसकी ये पूरा स्थल से पूरा पाषाणी पूरा स्थल के साथ से प्राप्त हुए हैं। वहीं इनाम गांव आरंभिक गांव का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सारे कथन को देखेंगे। पहला कथन है कि आरंभिक मानव जिन स्थानों पर पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं, सही है। आवासीय और उद्योग स्थल ऐसे उद्योग स्थलों को कहा जाता है जहां मानव कुछ ज़्यादा समय तक निवास करते हैं। तीसरा यहाँ पर है कि आदि चन्नूर, पयमपल्ली तथा ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत की नवपाषाणी संस्कृतियों के पुरास्थल है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा सही है देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आपका पहला और यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर है, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखेंगे कि प्रारंभिक मानव जिन स्थानों पर पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। और कभी कभी लोग इन स्थानों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। आदि चन्नूर एवं ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत की महापाषाणिक पूरा स्थल है, जबकि पयमपल्ली दक्षिण भारत का नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो इन सबको भी आप देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भीमबेटका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। दूसरा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तीसरा है कि पूरा पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जो कथन है पहला और दूसरा सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण काल को 2 भागों में नहीं, ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए भारत में भीमबेटका पूरा पाषाणी का पूरा स्थल है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, ठीक है, विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाणी काल। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन 4 को आप देखेंगे कि भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस युग से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं ये पूरा पाषाण युग के, ठीक है। देखिए दिया कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। देखिए आपको ये पता ना चाहिए कि शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष कहाँ से मिला है, तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दिया है कि शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके छिलकों पर क्या चित्रांकन भी मिलता है, यानी इन अंडों से मणके भी बनाए गए, यानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे आप। स्टेटमेंट है और रीजन है, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे आप। कथन कारण, यानी कथन क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रह रहे लोगों को शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है कि भोजन की व्यवस्था करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। देखिए स्टेटमेंट और दोनों है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पूर्व रह रहे लोगों को शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। मछली, चिड़िया पकड़ते, फल फूल, दाने, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा करते थे। इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कारण कथन है, इसे भी है कि हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। कारण है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्रह किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। कारण कथन सही है, व्याख्या कर रहे हैं कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्रह किया करते थे, जिनके कारण हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कढ़ाईदार कथन को देखेंगे। कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है संभवतः 9000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तीसरा है कि पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ऑप्शन सी सही, यानी कि पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है, बिल्कुल सही है।
इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। संभवतः 7000 साल पहले कपास की खेती मेहरगढ़ में होती थी, न कि 9000 साल में, यानी कि 7000 साल पहले होती थी कपास की खेती। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। पहला कथन कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः अफगानिस्तान और ईरान से करते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, टीन का आयात राजस्थान तथा पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया। यहाँ पर दिया है कि ये सही है, डी सही है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी देश ओमान से करते थे, न कि ईरान अफगानिस्तान से। और टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, दोनों उल्टा दे रखा था। 9 को देखेंगे। हड़प्पा काल में जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नवीन बात थी। संभवतः सिंचाई हेतु पानी का संचय भी किया होगा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पहला है और दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 10 को देखते हैं कि धौलावीरा के संदर्भ में क्या सही है। यह कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे बसा था। तो इसमें आपको गलत कथन बताना है, ध्यान रखना है कि धौलावीरा के बारे में आपको गलत बताना है। धौलावीरा नगर अन्य नगरों की तरह दो भागों में विभक्त है। देखिए यहाँ पर 2 भाग दिया है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो धौलावीरा है 2 भागों में नहीं, ये 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसके हर हिस्से, ये सही हो गया, ये आपका गलत हो गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। इस नगर में एक खुला मैदान था, बिल्कुल सही है। आपको गलत वाला बताना है, तो ये आपको बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब दिया है, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 को देखते हैं कि लोथल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है, देख लेंगे कि यह नगर गुजरात के कच्छ के इलाके में स्थित है। ठीक है, यहाँ बंदरगाह भी रहा होगा। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। यहाँ के मुद्रांकन या मुहरबंद भी मिले हैं। तो आपको गलत कथन बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, तो जो है क्यों गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि जो लोथल है ना, लोथल जो नगर आपका है ये कच्छ के इलाके में नहीं, लोथल नगर जो गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे स्थित है। देखिए इतने बारीकी है क्वेश्चन, यहाँ पर यहीं पे गलत हो जाता है। आप सोचोगे कि हमने सही कर दिया है, लेकिन जो लोथल है गुजरात के खंभात की खाड़ी में पाया गया। ठीक है, यहाँ एक बड़ा तालाब पाया गया है, जो लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थीं। यहाँ से भंडारगृह के साक्ष्य भी पाए गए हैं। साथ साथ मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबी बनी छाप भी यहाँ पर पाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि हड़प्पा काल में मोहरबंदी के संदर्भ में क्या कथन है। आगे देखेंगे। पहला है कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। छाप के न टूटने का मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो देखिए चारों के चारों कथन बिल्कुल सही यहाँ पर है। ठीक है, ये चारों सही है, सही से देखेंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मिस्र के संदर्भ में दिया है कि नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर अधिकांश भाग रेगिस्तान था। मिस्र के शासकों ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। शवों के साथ खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी दफनाए जाते थे। देखिए इसमें भी क्या है, चारों सही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन आंसर को हम देखते हैं। ठीक है, तो अगला है 5वां भी देखा कि कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। नीचे से एक कोड का प्रयोग करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, उपयुक्त सारे सही कथन है। ठीक है, तो सारे कथन सही है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया है, अच्छे से हमने रीड किया है। इसके नोट्स को
पॉइंट टू पॉइंट को हमने पढ़ा, ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपकी जो तैयारी होती रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।